नमस्कार मित्रों, पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं महादेवी वर्मा जी के रेखाचित्र संग्रह स्मृति की रेखाएं का अंतिम रेखाचित्र संग्रह उपस्थित हुए हैं। इससे पहले इसके 6 रेखाचित्रों का वाचन हमारे चैनल पर हो चुका है। इसके अतिरिक्त ही महादेवी वर्मा जी का मेरा परिवार तथा अतीत के चलचित्र के समस्त रेखाचित्रों का संकलन उपलब्ध है और यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई एवं अन्य पाठ्यक्रमों में लगी हुई समस्त कहानियों का संग्रह आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं या कोई रेखा चित्र संग्रह जो आप सुनना चाहते हैं तो आप उसे अवश्य ही कमेंट करें। तो आइए हम लोग चलते हैं महादेवी वर्मा जी के लिखे रेखा चित्र गूंगिया के ऊपर। मूलतः तो महादेवी वर्मा जी छायावाद की कवयित्री रही हैं और आधुनिक युग के मीरा के नाम से प्रसिद्ध रही हैं। प्रेम की पीर की कवयित्री रही हैं, पर गद्य लेखन भी आपका बेजोड़ रहा है। आपने अपने आसपास के पशु पक्षियों को भी जीवंतता के साथ रचना में स्थान दिया है और जो भी आपके घर के नौकर थे और जो भी आसपास रहने वाले व्यक्ति थे उनको भी आपने साहित्य में अमर कर दिया है। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत एक गूंगी लड़की की मार्मिक कथा व्यथा है गूंगिया नामक रेखा चित्र में। तो आइए चलते हैं गूंगिया रेखा चित्र पर। लेखिका कहती है कि मैंने स्वयं चाहे कम पत्र लिखे हों पर दूसरों के लिए कर्तव्य है मेरा पत्र लिखना। क्या अपना देहात, क्या पहाड़ी ग्राम, सब जगह मेरी स्थिति अर्जी नवीस जैसी हो जाती है। यानी महादेवी वर्मा जी जहाँ भी जाती हैं सब लोग उनसे अपना पत्र जरूर लिखवाते हैं और पत्रों का विषय वस्तु किस प्रकार का होता है वह भी उन्होंने वर्णित किया है। कहीं कोई दुखिनी माँ दूर देश भाग जाने वाले पुत्र को वात्सल्य भरा उद्गार लिखती है। कहीं कोई ससुराल की बंदिनी बहू भाई को सावन में आने की स्मृति दिलाने के लिए आतुर है। कहीं कोई एकाकिनी गृहिणी दूर देश में नई गृहस्थी बसा लेने वाला सहधर्मी के पास कुशल क्षेम लिखने का अनुरोध करती है। इस प्रकार पत्र प्रेषकों के वर्ग में सीमातीत विविधता है। पत्रों के विषय इतने भिन्न रहते हैं कि कोई पत्र लेखक कला का विशेषज्ञ भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। फिर मेरी तो इस कला में उतनी गति भी नहीं है जितनी काव्य लेखन में एक तुक्कड़ की होती है। पत्र लेखन कला को मेरी घोर अपठिता के साथ जब पत्र प्रेषक की दुर्बोधता मिल जाए तो इस कार्य को और भी कठिन कहना पड़ता है। वे सब इतना कहते चलते हैं कि वाक्यों में संगति नहीं रहती और ना भाव में स्पष्टता। रोकने टोकने पर वे समझते हैं कि लिखने वाले में क्षमता नहीं है, अतः पत्र का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। उनकी अटपटी भाषा, उलझे वाक्य, खोई इतिवृत्त को क्रमबद्ध करना, उनके स्पष्ट और अमिश्रित भावों के साथ उसकी संगति बिठाना, उन्हें पत्र का जामा पहनाना इतना भी आसान नहीं है। पत्र के ऊपर चाहे श्री गणेशाय नमः लिखा जाए चाहे श्री राम, पर इस प्रस्तावना के बिना पत्रता नहीं प्राप्त करता। जिन्हें उद्देश्य करके पत्र लिखा जाता है वे चाहे दीनता में अतुलनीय हो चाहे कुरूपता में अनुपम, पर वे सब सिद्ध श्री सर्वोपमा योग्य कहकर ही संबोधित किए जाते हैं। पत्र के विषय में भी लेखक को कम उलझन में नहीं डालते हैं ये लोग, क्योंकि कथा का एक सूत्र पकड़ते ही अनेक सूत्र हाथ में आ जाते हैं। इतनी अंतर कथाओं के साथ अपनी कथा कहना चाहते हैं। इतना ही नहीं, कथा की अबाध गति से कई घटनाओं का क्रमबद्ध और कोई संबंध नहीं रहता है। अंतः कथाएं मुख्य वृत्त से अविच्छिन्न संबंध में बंधी रहती हैं। इस एक बात को वह आप बीती अनेक घटनाओं के साथ कह सकता है और जमींदार महाजन से लेकर गुरु मंगरू पासी तक सबको अपनी विपन्नावस्था का गवाह बनाकर ही वह संतोष पाता है। ऐसे पत्र प्रेषक अनेक अतीत घटनाओं का इतना सजीव विवरण देते हैं कि बेचारा पत्र लेखक विस्मित हो उठता है, पर वह क्या लिखे क्या ना लिखे यह निर्णय भी उस पर नहीं छोड़ा जाता है। वह कुछ गड़बड़ी कर भी नहीं सकता। अंत में वह पत्र सुना देने के अनुनय विनय करके और भी अधिक असमंजस में डाल देते हैं। वे जो कुछ लिखना चाहते हैं उसकी इतनी मौखिक आवृत्तियाँ हो चुकी होती हैं कि वे अपने वक्तव्य के उपेक्षणीय अंश का अभाव भी तुरंत जान लेते हैं।
इस कागज में लिखने का स्थान नहीं है, ये कहने पर भी छुटकारा नहीं मिलता। लेखक के मुख पर अपनी अनुनय भरी दृष्टि स्थापित करके और किसी अक्षरहीन कोने में अपनी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां रखकर वे उन छूटे हुए विवरणों को लिख देने के लिए ऐसा करुण अनुरोध करेंगे जो टाला नहीं जा सकता। मार्जिन या कोनों को खाली छोड़ने के लिए संदेश का कोई अंश छोड़ देना उनकी दृष्टि में अनुचित है। लिखने वाले के हृदयगत भाव को समझ लेने की समस्या भी कम जटिल नहीं है। एक भाव को हृदयंगम करते ही भावों की बाढ़ आ जाती है। ग्रामीण नागरिक बुद्धिजीवियों से अधिक भावुक होते हैं। इसी से संदेश का प्रत्येक अंश उनके नवीन भावोद्रेक का कारण बन जाता है। कथा में क्रम में कभी उनके हंसने का परिचय मिलता है तो कभी क्रंदन का, कभी क्रोध पश्चाताप का, कभी ममता का, कभी उपेक्षा जनित ग्लानि का, कभी दार्शनिक वीतरागता का, कभी सांसारिक नीतिमत्ता का। सारांश यह है कि घटना काल स्थान आदि के अनुसार भाव में परिवर्तन होता चलता है, पर लेखक उनकी ओर से लिखे हुए पत्र में किसी भाव को प्रधानता दे, ये जानना सहज नहीं है। एक पिता अपने दूरदर्शी पुत्र को उसकी कर्तव्यहीनता और उपेक्षा के लिए डांटना चाहता है और कठोर भर्त्सना से भरे शब्द लिखते लिखते अचानक उन वाक्यों में आंसुओं का गीलापन अनुभव करेगा। फिर सिर उठाकर देखते ही उसके सामने कठोर न्यायाधीश जैसे व्यक्ति के स्थान पर एक रोता हुआ भावुक और दीन पिता आ जाएगा। इन दोनों में कौन सत्य है, यह बताना कठिन है और यह जानना तो और कठिन। लिखने के उपरांत अनेक बार मुझे पत्र फाड़ देना पड़ता है, क्योंकि लिखाने वाला अंत में वह नहीं रहता जो आरंभ में था। ऐसी दशा में वही भेज देना अन्याय नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से हानिकर भी होता है, क्योंकि पाने वाला उसके मन के यथार्थ भाव को न समझने के कारण भ्रांत धारणा बना लेता है। पत्र प्रेषक के संबंध में सारी समस्याओं का समाधान कर लेने के उपरांत भी एक कठिनाई रह जाती है। एक व्यक्ति के पत्र में गांव भर कुछ ना कुछ लिखाना चाहता है। किसी की ओर से पालागन लिखना है, किसी की ओर से आशीष, किसी की जय राम जी पहुंचाना है तो किसी की भेंट अखबार, कोई पाती आधा मिलन है लिखवाकर अपना कवित्व का परिचय देना चाहता है, कोई होई वहाई जो राम रचि राखा लिखकर दार्शनिकता का, तो किसी के छप्पर गिर जाने का, कोई कुआं उगाड़ने की कथा सुनाने को आकुल है तो कोई पोखर सूखने की कथा देने का। ऐसा व्यक्ति खोजना कठिन होगा जो परिचित व्यक्ति को कुछ संदेश न देना चाहे, और छोटे छोटे नागरिकों में जीवन का विच्छिन्नता जनित अपरिचय संभव नहीं। इसी कारण सब एक दूसरे से विशेष परिचित ही रहते हैं। यदि जिसे पत्र लिखा जाता है उससे विशेष परिचय नहीं है तो पत्र लिखवाने वाले से तो रहता ही है। इसी नाते सब छोटे बड़े यथायोग्य लिखवाना नहीं बोलते। कोई काका से विशेष परिचित होने के कारण भतीजे को कर्तव्य विषयक उपदेश देने को उत्सुक है, कोई भांजे से घनिष्ठता के कारण उसके मामा को प्रणाम लिखवाना चाहता है, कोई भतीजी की सखी होने के कारण चाची के पितिया ससुर को पालागन भेजना आवश्यक समझती है। ऐसी दशा में संबंध असंबंध परिचय अपरिचय का अंतर कोई महत्व नहीं रखता। मेरे जैसे व्यक्ति से कुछ न लिखवाना भी उन्हें अपमानजनक लगता है। साहू जी के आले में तेल के धब्बे से भरे लिफाफे के स्थान पर मेरे बैग से बकले की पंख जैसा उजला लिफाफा निकल आता है। हल्दी की पुड़िया खोलकर निकाले हुए कागज की तुलना में मेरी कापी का कागज बड़ा स्वच्छ बड़ा जान पड़ता है। पटवारी की चौपाल के कोने में स्थापित बिना ढक्कन की दवात और काले कलम में वह आकर्षण नहीं जो मेरे चमकीले फाउंटेन पेन में है। पिछौरी के कोने में बांध कर लाए हुए मेले सिकुड़नदार टिकट के सामने मेरे टिकट ही अधिक विश्वसनीय जान पड़ते हैं। पत्र लेखन के ऐसे उत्कृष्ट साधन लेकर बैठे हुए लेखक से जो कुछ नहीं लिखवाता वह अपना लोकाचार विषयक अनभिज्ञता प्रकट करता है। मुझे इस तरह जंगम पोस्ट ऑफिस बनने की कौन सी आवश्यकता है? मेरे लिखे पत्र कहीं पहुंचेंगे भी या नहीं? मेरा क्या टिकट लिफाफा सप्लाई डिपो संदिग्ध नहीं है? क्या मेरी यह अर्जी नवीसी निठल्लेपन का प्रमाण नहीं है? यह सब प्रश्न उनके हृदय में एक बार भी नहीं उठते। परमार्थ की उच्चतम भावना के साथ भी नागरिक जीवन में प्रवेश करने पर व्यक्ति को अविश्वास और संदेह के अनेक पैने तीरों का लक्ष्य बनना पड़ता है। नागरिक जीवन का आकर्षण अकारण संदेह कर्म निष्ठा को पंगु और उसका लक्ष्यहीन दुराव जीवन दर्शन को भ्रांत कर देता है। इसके विपरीत ग्रामीण जीवन की पुस्तक खुली ही रहती है। एक बार मुझे कुछ लिखते देख एक वृद्धा अपने दूरदेशी पुत्र को पत्र लिखाने आ बैठी।
फिर दूसरे भी आने लगे। अंत में यह कार्य मेरी कर्तव्य सीमा में आ गया। मैं स्वयं कारण तो क्या सकारण भी पत्र कर्म नहीं लिखती हूँ। इसी से टिकट, लिफाफे, कार्ड आदि का प्रबंध करने पर भी यह पत्र लेखन मुझे महंगा नहीं पड़ता। मेरे बैठने के स्थान अनेक हैं। कभी पीपल के तने का सहारा लेकर उसकी ऊंची जड़ों का सिंहासन बनाती हूँ, कभी आम के नीचे सूखी पत्तियों के बिछौने का, कभी किसी के ओसारे में पड़ी खटिया पर आसीन होती हूँ, तो कभी किसी के आंगन में तुलसी चौरा के सामने चटाई पर। पत्र लिखने का प्रस्ताव सबसे पहले जो करता है उसी की इच्छानुसार शेष को चलना पड़ता है। पत्र लिखवाने वाला निकट बैठता है और सब उससे कुछ दूर हटकर आसपास बैठ जाते हैं। कोई पुर चलाना दूसरे को सौंपकर पालागन लिखाने दौड़ कर आता है। कोई आशीष लिखा देने का स्मरण दिलाकर दाएं चलाने चला जाता है। कोई अपना संदेश लिखवाने भर के लिए घड़ा सिर पर और रस्सी हाथ में थामे हुए ही रुक गया। किसी को जय राम जी लिखवाते बेसन पीसने की याद आ गई। कोई रोते हुए लड़के को मोटी रोटी का टुकड़ा देकर पत्र का उपसंहार सुनने लौट आई है। इस तरह सबका आवागमन होता रहता है। केवल इस समारोह का सूत्रधार ही आदि से अंत तक कभी हंसता, कभी रोता, कभी उदासीन बैठ रहे कथा का अवरोह संभालता। पत्र लिख जाने पर उसको सुनाना पड़ता। इतना ही नहीं, उसकी इच्छानुसार जहाँ तहाँ कुछ न कुछ जोड़ना भी पड़ता। तब वह पत्र को सब प्रकार से प्रमाणित करने के लिए अंगूठे की छाप लगाने को व्याकुल होता। ऐसा चिन्ह व्यवहार जगत में प्रचलित असत्य के आत्मरक्षार्थ कवच हो सकता है, पर पत्र के स्वयं सिद्ध आत्मोद्धार में उनका विशेष महत्व नहीं। इसे सब नहीं मानते। इसी से विभिन्न आकृतियों वाले चिन्ह भी सुशोभित हो जाते हैं। पत्र लिखना इस पत्र लेखन गाथा का सबसे कठिन प्रसंग है। किसी के पुकारने का नाम ननकू और परिचय का नाम महावीर है। किसी के घर का नाम दुलरुआ और बाहर का नाम भैरोदीन है। कोई अपने गांव में घसीटा और परगांव में राजा राम कहलाता है। कोई नंसार में सिर तजिया और ददसार में दुखिया है। किसी को परिवार वाले रूपमतिया और बाहर वाले कलुइया कहते हैं। नाम उपमानों का यह विरोधाभास मूलक गठबंधन हमारे कवि समाज का स्मरण न दिलाए तो आश्चर्य है। हमारे यहाँ भी एक व्यक्ति जीवन में अकिंचन रूप से कोयला, नाम से हीरालाल, उपनाम से सरदेंदु होकर भी उपहासास्पद नहीं माना जाता। अकिंचनता सामाजिकता व्यवस्था से संबंध रखती है। रूप प्रकृति का दान है और नाम माता पिता का उपहार। शेष एक उपनाम ही रह जाता है जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उन्हीं को संभालना होता है। कवि परंपरा ने जिन शब्दों के प्रति विशेष पक्षपात दिखाया उनके प्रति उपनाम अन्वेषकों का आकर्षण स्वाभाविक ही कहा जा सकता है। पर जब उन शब्दों के अर्थ और उनके द्वारा संकेतित व्यक्तियों में से किसी प्रकार का सादृश्य नहीं मिलता तब उनकी स्थिति विचित्र हो जाती है। सुनने वाले नाम और उपनाम का अंतर न भूल सके, इसीलिए वे दोनों एक अविच्छिन्न संबंध में उपस्थित रहते हैं। पर ग्रामीण नाम उपनामों की स्थिति इस तरह भिन्न है। नाम का संबंध पंडित जी के पोथी पत्र से, किंतु उपनाम व्यक्ति के रूप, स्वभाव, गुण और दूसरों के प्रति उसकी धारणा का यथार्थ चित्र देता है। जो लबार नाम से पुकारा जाता है वह इस नाम से उपयुक्त विशेषता से शून्य नहीं हो सकता। जो गुजरिया कही जाती है वह वेशभूषा की रंगनी में गुड़िया से कम नहीं होगी। जो कोयली कही जाती है उसका श्याम मंगिनी होने के साथ साथ मधुर भाषणी होना आवश्यक है। जो नत्थु कहा जाता है उसे जन्म लेते ही नाक में बाली पहनना पड़ा होगा। जो घूरे का उपनाम पा चुका है उसे बचपन में कठोर उपेक्षा का अनुभव करना पड़ा होगा। इन उपनामों में कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, पर साधारणतः वे व्यक्ति के साथ सामंजस्यपूर्ण स्थिति ही रखते हैं, विरोधपूर्ण नहीं। पत्र लिखते समय यह जानना कठिन हो जाता है कि प्रदेश में व्यक्ति के नाम और उपनाम में से किसे विशेष महत्व दिया जाएगा। नाम की समस्या हल हो जाने पर स्थान की बाधा उपस्थित होती। वे प्रायः नगर के नाम से ही अधिक पता नहीं जानते। वह चाहे विस्मय की बात ना हो, पर पत्र पाने वाले की ख्याति के संबंध में उनका अधिक विश्वास रहता है। उनको पता है कि डाकघर तक उनकी चिट्ठी पहुंच जाएगी केवल नाम से। कोई मानता है कि उसके सांप बिच्छू का विष झाड़ने वाले चाचा से डाकिया अनजान नहीं होगा। कोई समझती है कि उसके पति का पशु चिकित्सा विशारद होना ही उसके लिए पर्याप्त है। कोई कहता है उसके हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लेने वाले मामा की विद्यता छिपी नहीं रह सकती। इन संबंधों की दूर देश के जनसमूह में वही स्थिति है जो समुद्र की बूंद में होती है, पर वे इसे न जानते हैं और न मानना चाहते हैं। अनेक प्रयत्नों के उपरांत खोज निकाले हुए पते ठिकाने के अनुसार पत्र लिख जाने पर उसे शीघ्र से शीघ्र डाकखाने पहुंचाना आवश्यक हो जाता है।
कोई तुरंत पत्र को मिर्जई या साफे में खोसकर और हाथ में लोटा थाम कर 3 मील दूर पोस्ट ऑफिस की ओर चल देता है। कोई सवेरे जाने के लिए अभी से गठरी बांध लेता है। कोई पत्र को बचुके में सुरक्षित रखकर अन्य आवश्यक कार्य निपटाने लग जाता है। कोई स्नेह से उंगलियों को फेर फेर कर अक्षरों को स्याही फैलाने लगता है। अनेक बार तो पत्र को डाक खाने तक पहुंचा देने का कर्तव्य भी मुझे ही संभालना पड़ता है। इस पर प्रेषक इस संबंध में जितना अपना विश्वास करते हैं उतना मेरा नहीं। चिट्ठी डालने के लाल बम्बे को पहचानने में उनसे भूल न होगी, इस संबंध में आश्वस्त हैं, पर मैं जिसे यह काम सौंपूंगी वह भूल से पत्र को किसी दूसरे बम्बे में डाल नहीं सकता। इस विषय में उनका संदेह बना ही रहता है। शहर में जहाँ तहाँ पत्र डालने और पानी के बम्बों का बाहुल्य उन्हें निश्चित नहीं होने देता। उत्तर की प्रतीक्षा के दिन तो उन्हें और भी व्यस्त कर देते हैं। जहाँ सप्ताह में एक बार डाकिया आता है वहाँ के पत्र प्रेषक प्रायः नित्य डाक खाने की दौड़ लगाते हैं। उनके नाम की कोई चिट्ठी नहीं है, इतना सुनकर संतुष्ट हो जाना उनके लिए संभव नहीं। कोई अपना नाम उपनाम बताने और फिर से सब पते जांच लेने की हट करने के कारण डाक बाबू से झिड़की खाता है। कोई पत्र पाने की दुराशा में गोत्र से लेकर गांव तक के परिचय की अनेक आवृत्तियां करके डाकिये को भाजन बनता है। जो पत्र मेरे पते से आते हैं उनके संबंध में उत्तर देते देते मेरा धैर्य भी सीमा तक पहुंच जाता है। कोई पूछता है कै दिन बाकी है, कोई जानना चाहता है पता लिखने में तो कोई भूल नहीं हो गई। किसी को शंका है कि बरसात के कारण पते के अक्षर तो नहीं धुल गए। किसी का विश्वास है कि चिट्ठी भारी हो जाने के कारण बैरंग होकर निरुद्देश्य घूम रही है। उनकी नासमझी पर कभी हंसी आती है, कभी क्रोध। उनकी व्यवस्था पर कभी झुलझुलाहट होती है, कभी ग्लानि। अपने भावों और विचारों के विनिमय के लिए इतने आकुल व्यक्तियों को इतना असमर्थ बना डाला। इतने विशाल जनसमूह को वाणीहीन बनाकर जिन्होंने अपनी वाग विदग्धता का अपमान है, वे कितने निर्लज्ज हैं। इस प्रकार के प्रश्न स्वाभाविक ही कहे जाएंगे। यह सब तो जैसे तैसे चल ही रहा था, पर एक दिन जब गुंगिया मेरे आंचल का छोर थाम कर विविध हाव भाव द्वारा पत्र लिख देने का संकेत करने लगी तो मैं स्वयं अवाक रह गई। क्या कहीं मेरी दुर्दशा की कोई सीमा है? क्या अब गूंगों के लिए भी मुझे पत्र लिखना होगा? गुंगिया किसी और क्या लिखवाना चाहती है यह मैं किस प्रकार समझ सकूंगी? पर जिसे लेकर ये समस्याएं उठ रही थी उसे इन सब के समाधान से कोई सरोकार नहीं। मुझे पत्र लिखते देखकर ही संभवतः उसका हृदय अपनी करुण व्यवस्था भूल गया। इतनी सुख दुख कथाएं लिख चुकने पर भी एक व्यक्ति उसके ऐसे प्रत्यक्ष सुखों दुखों की भाषा नहीं जानता, ऐसा विश्वास गुंगिया के लिए सहज नहीं था। मैं उसे अनेक बार देखते देखते अब उसकी उपस्थिति की अभ्यस्त हो चुकी थी। आते समय वह मेरी प्रतीक्षा में बैठी भी मिलती, जाते समय वह पीछे पीछे चलकर दूर तक पहुंचाने आती। कुछ समय लिखते हुए वह कहीं आसपास बैठकर बड़े कौतूहल से मेरी क्रियाकलाप देखा करती, पर मैं अब उसके कौतुकी दर्शक मात्र समझ बैठी थी। इसी से जब उसने प्रश्न पत्र प्रेषक की भूमिका ग्रहण की तो मैं बड़े असमंजस में पड़ गई। गुंगिया को यह उपनाम गूंगेपन के कारण मिला है। उसका नाम तो धनपतिया है। उसका पिता रघु तेली संपन्न भी था और ईमानदार भी। घर में पुष्ट बैलों की जोड़ी थी, कोल्हू चलता था और सरसों से लेकर रंडी तक सब कुछ फेरा जाता था। रघु के तेल की शुद्धता, उसकी खली की उपयोगिता की ख्याति गांव की सीमा लांघ चुकी थी। पहलौठी संतान होने के कारण गुंगिया के जन्म के उपलक्ष्य में बड़ी धूमधाम रही। नगाड़े वाले लेने आए, डोमनी नाचकर चुनरी ले गई और तेली पंचों की ज्योनार में कई पीपे घी खर्च हो गया। जच्चा को चिरौंजी डालकर हरीरा दिया गया। बबूल का गोंद पाकर पंजीरी दी गई। जब 1.25 महीने में बेटी को गोंद में लेकर सौरी से निकली तो परिवार वालों ने जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को नज़र से बचाने के लिए न जाने कितने टोटके किए। बालिका की इतनी लोरी गाई गई कि उसकी रोमहीन देह मैदा की पिंडी जैसी दिखाई देने लगी। उसके इतना तेल मला गया, उसके अंगों पर देखने वालों की दृष्टि फिसलने लगी। गदगदे शरीर वाली धनपतिया ने 10 महीने की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते चलना भी आरंभ कर दिया, पर उसका कंठ 5 वर्ष की अवस्था पार करने पर भी नहीं फूटा। न वह माँ कह सकी, न दादा, न उसके मुख से दूध निकला, न हप्पा। केवल ए को विशेष ध्वनियों में उच्चारण करके ही वह मन के भाव व्यक्त करना जानती थी। बोलना आरंभ करने की अवस्था निकल जाने पर माँ बाप के मुख पर चिंता की छाया पड़ने लगी।
गंडे व ताबीज बंधवाए गए, जंतर मंतर का सहारा लिया गया, झाड़ फूंक का उपचार हुआ, मानता पूजा अनुष्ठान आदि सब हुए, पर धनपतिया की वाणी कृपालु न हो सकी। अंत में रघु ने शहर ले जाकर डॉक्टर को भी दिखाया। गुंगिया के तालू और कौवे की बनावट में जो त्रुटि रह गई थी, उसका सुधार विशेष प्रकार के ऑपरेशन द्वारा ही हो सकता था, जिसके लिए न रघु के पास धन था न साहस। परिणामतः धनपतिया गुंगिया बनकर भी बढ़ने लगी। प्रायः गुंगेपन के साथ मिलने वाली बधिरता उसे न देकर विधाता ने उसके अभिशाप को दूना कर दिया, क्योंकि श्रवण शक्ति के अभाव में मुक्ता उतनी असह्य नहीं लगती जितनी उसके साथ उसकी पीठ पर केवल एक बहन हुई जो बोलने का वरदान लेकर आई। गुंगिया ने वाणी के अभाव को मानो समझदारी से भर लिया था। वह इतनी कुशाग्र बुद्धि थी कि जो एक बार देखती उसे कभी नहीं भूलती, जो एक बार सीखती उसमें त्रुटि नहीं होने देती। 8-9 वर्ष की अवस्था पहुँचते पहुँचते वह घर के कामों में माँ का सहकारी बन बैठी। अब विवाह की समस्या का समाधान आवश्यक था। कन्या के जीवन से चिर कौमार्य का कलंक दूर करने के लिए रघु ने उसकी धोखाधड़ी का आश्रय लिया, जो विवाह की हाट में अनुपयुक्त कन्याओं के माता पिता का ब्रह्मास्त्र है। उसने किसी दूरस्थ गांव में छोटी कन्या की सगाई करने के उपरांत विवाह के अवसर पर मंडप तले गुंगिया को बैठाकर शेष विधि संपन्न करा दी। 3-4 वर्ष के बाद गौने में ससुराल पहुंचकर गुंगिया ने अपनी दयनीय स्थिति का नवीन परिचय पाया। जब वह कुछ न बोल सकी और विवश किए जाने पर ए करने लगी, तब ससुराल वाले धोखा खाने के क्षोभ में आपे से बाहर हो गए। बहू गूंगी है, उसके बाप ने सबको ठग लिया, इसके गहने छीन कर निकाल दो आदि उद्गारों में गुंगिया ने अपने जीवन के निठुर अभिशाप की छाया देखी, जो नैहर में बाप की ममता से ढकी हुई थी। उसने बड़ी दीनता से सास के पैर पकड़ लिए और लात खाने पर भी उन्हीं के में मुंह छिपाए रही। किसी का हृदय नहीं पसीजा। धोखा तो धोखा है। जिसने उनके साथ छल कपट का व्यवहार किया, यदि वह स्वयं दंड न भोगे तो उसकी संतान को तो भोगना ही पड़ेगा, अन्यथा न्याय की महिमा कहाँ रहेगी। अंत में सब गहने कपड़े रखकर ससुराल वालों ने गुंगिया को उसके पिता के घर भेजकर ही संतोष किया। रघु अपने कार्य से पहले ही अनुतप्त था। अन्याय प्रतिकार के रूप में उसने अपनी दूसरी लड़की का विवाह वहीं कर देने का प्रस्ताव भेजकर संधि कर ली। इस बार कन्या को भली भांति देखकर सुनकर शुभ मुहूर्त में यह विवाह हो गया। बूढ़ियां कहती हैं कि जब गुंगिया ने अपने चढ़ाव में आए हुए गहने कपड़ों से सजी हुई बहन को अपने पति के से गठबंधन हो देखा तो मुख में आंचल हंसकर ही रुलाई रोक ली। बहन के चले जाने पर वह मूक सेवा से माता पिता का संताप दूर करने लगी। तब से बहुत समय बीत गया। गुंगिया के माँ बाप भी परलोक सिधार गए और उसके सास ससुर भी। उसकी बहन रुकिया ने 2 बच्चों को जन्म दिया, पर उनमें एक भी 3 वर्ष की आयु लेकर नहीं आया। तीसरे का शोक न सहन करने के विचार से ही संभवतः है वह उसे होते ही मातृहीना बना गई। घर में उसके पालने का कोई प्रबंध न कर सकने के कारण पिता नवजात शिशु को ससुराल ले गया और गुंगिया की गोद में रखकर रोने लगा। अपने सामने ही समान वाणीहीन शिशु की टिमटिमाती हुई आंखों में गुंगिया ने कौन सा संदेश पढ़ लिया, यह तो वही जाने, पर वह उसे लौटा देने का साहस न कर सकी। बहनोई ने दबी जबान में उसे घर ले चलने का प्रस्ताव किया, पर उसके मुख पर अस्वीकृत की कठोर मुद्रा देख बीच में ही रुक गया। गांव वालों ने इस गूंगी माँ को संतान पालन देखकर दांतों तले उंगली दबाई। उसने एक बैल बेचकर बच्चे के दूध के लिए 2 बकरियां खरीदी। अपने धराऊ कपड़े काटकर उसके लिए जंगूला टोपी सिलवाए। अपनी हमेल तुड़वाकर उसके लिए पैंजनी, करधनी, कठुला और कड़े बनवाए तथा नामकरण के दिन अपने जोड़े हुए रुपए खर्च कर सबकी दावत कर डाली। माँ बाप के ना रहने से गुंगिया का कारबार वैसा ही धीमा हो गया था। उस पर अब वह शिशु की देख रेख में व्यस्त हो गई। इस प्रकार संपत्ति घटने के साथ साथ उलासी बढ़ने लगा। उसके माँ बाप ने पहले कुछ दिनों तक खोज खबर ली, फिर वह नई पत्नी और नई संतान के स्नेह में उसे भूल गया। गुंगिया ने न उसे कभी कुछ मांगा और न हुलासी के राशि खर्च में कमी की। एक अवस्था तक गुंगिया और उसका बेटा दोनों गूंगे थे। अंत में एक दूसरे की बात संकेतों से ही समझते रहे।
बोलना सीख जाने पर अबोध बालक माँ के मौन पर विस्मित हुआ। फिर कुछ समझदार होने पर वह लज्जा का अनुभव करने लगा। गांव के लड़के जब उसे गूंगी का बेटा कहकर चिढ़ाते तो वह मर्माहत हो जाता। कभी उन्हें मारने दौड़ता, कभी रोने लगता। गूंगिया शोरगुल सुनकर दौड़ी आती और विविध चेष्टाओं के साथ ए कहकर उन्हें डांटना आरंभ करती। तब वे लटके नटखट बालक गूंगी मौसी की रट लगाते हुए भाग खड़े होते। हुलासी को घर लाकर वह बेचारी गोद में बैठाती, मटकी से निकालकर बतासे देती, उंगलियों से बालों की धूल झाड़ती, आंचल से मुंह पोंछती और अनेक प्रकार के संकेतों द्वारा उसे समझाने का प्रयत्न करती। पर इस पर उपचार से बालक का क्षोभ अधिक बढ़ जाता। वह कभी दोनों हाथों से उसे धकेलने के उपरांत आंगन में औंधे मुंह पड़ और अधिक रोने लगता। कभी उसका आंचल खींचकर मचलता पूछता कि सबकी अम्मा तो बोलती है, वह अकेली क्यों गूंगी है। गूंगिया इस प्रश्न का क्या उत्तर दे। गांव की किसी भी माँ से वह स्नेह में यत्न से कम नहीं है, पर अपने गूंगेपन के लिए वे क्या सफाई दे। ज्यों ज्यों हुलासी बड़ा होता गया त्यों त्यों दूसरे के द्वारा अपने जीवन वृत्ति के संबंध में कुछ झूठ कुछ सच जानता गया। गूंगिया तो कुछ कह नहीं सकती थी, इसी कारण अनेक निर्मूल दंत कथाओं में भी वह प्रतिवादहीन रह गई। गूंगिया अपने पति और घर को छीन लेने वाली बहन से बहुत रुष्ट थी। प्रतिशोध लेने की इच्छा से वह उसके बेटे को बाप से छीन लाई। हुलासी के प्रति वह जो प्रेम दिखाती है उसके मूल में कुछ दुरभिसंधि अवश्य है। इस प्रकार के संकेतों को पूर्णतः न समझने पर भी बालक का मन गूंगिया अम्मा से विरक्त होने लगा। परहित धृत जिनके मन माही कहकर गोस्वामी जी ने जिनका परिचय दिया है, उन्हीं का बहुमत होने के कारण गूंगिया का यह थोड़ा सा सुख भी एक अव्यक्त व्यथा में परिवर्तित हो गया। हुलासी का पिता किस अरक्षित अवस्था में अपने पुत्र को छोड़ गया था। उसने उसे पालने के संबंध में कितनी उपेक्षा दिखाई। विमाता ने अपनी संतान का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए उसे दूर रखने का कितना प्रयत्न किया, ये उसे कौन बताए। गूंगिया के नीरव स्नेह की गहराई उसकी पहुंच से बाहर थी। इसके अतिरिक्त विशेष दुलार न पाने के कारण वह स्नेह को अपना प्राप्य समझने लगा, उसका दान नहीं। एक दिन जब उसने गूंगिया से पूछ ही लिया कि वह उसे बाप से क्यों छीन लाई, तब गूंगिया के हृदय में विष बुझा बाण सा छिद गया। वह अपनी व्यथा कैसे कहे। बोलने के प्रयास में खुला मुंह, विस्मय से भरी आंखें, निराशा से विजड़ित भंगिमा आदि बालक के लिए बुझ पहेली बन गए। बालक के पिता की खोज करने पर पता चला कि वह किसी कारखाने में काम मिल जाने के कारण बाल बच्चों के साथ कानपुर चला गया है। इसके उपरांत गूंगिया ने अपने ने गिरवी रख उसे पिता के पास भेजने का प्रबंध किया। हुलासी के लिए नए कपड़े बने, काठ और मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौने एक पिटारी में यत्नपूर्वक सजाए गए। भुने महुए, गुड़, घानी, लड्डू आदि मिष्ठानों से गठरी बांधी गई। चिकनी काली दोहनी में घी भरा गया। 625 गांव के रिश्ते से काका लगने वाले एक विज्ञ को बड़ी मनुहार के उपरांत उसके जाने के लिए राजी किया गया। एक दिन पंडित जी के बताए मुहूर्त में असगुन के डर से आंसू रोकती गूंगिया 3 मील चलकर हुलासी और काका को रेल में बैठाई। उन्हें पहुंचा लौटते समय उसके लिए गांव तक पहुंचना भी कठिन हो गया। कभी खेत की मेड़ पर खड़ी होती, कभी पेड़ की छाया में बैठती, कभी रोती, कभी हंसती। गूंगिया घर पहुंची और आंगन में तुलसी चौरे पर ही सवेरे तक औंधे मुंह पड़ी रही। कई दिन उसका मन उदास रहा। जिस दिन उसने काम करने का निश्चय करके द्वार खोला, उसी दिन धूल धूसरित काका के पीछे आते हुए हुलासी पर उसकी दृष्टि पड़ी। बालक के नए कपड़े मैले हो गए थे, मुख कुम्हला गया है। वह दौड़कर कंठ से लगा शब्दहीन अस्पष्ट क्रंदन में अपनी अतीव व्यथा प्रकट करने लगी। अंत में यात्रा का परिणाम ज्ञात हुआ। 2 दिन इधर उधर भटकने के उपरांत हुलासी के पिता से भेंट हुई। वह एक मैली संकीर्ण गली में 2 अंधेरी कोठरियां लेकर अपने 4 बच्चों और घरवाली के साथ रहता है। इस भूले हुए पुत्र को देखकर उसकी आंखों में जो ममता चमक उठी, वह पत्नी की कठोर दृष्टि छाया में खो गई। रात भर पति पत्नी में विवाद होता रहा। सवेरे तक विविध तर्कों के द्वारा उसके काका महोदय से पुत्र को लौटा ले जाने का अनुरोध किया। हुलासी के संसार में जो कुछ है वह उसी को मिलेगा, पर उन बच्चों का तो वही एक आधार है। हुलासी पिता के घर में भी विमाता के पास रहेगा और संसार में भी। ऐसी दशा में उसे गूंगिया के साथ रहकर घर, जमीन, रुपया, पैसा आदि संभालना चाहिए। उसका सौतेला भाई जब कुछ बड़ा हो जाएगा तो वह भी हुलासी के पास भेज दिया जाएगा। हुलासी की भी माता स्वयं गांव जाकर रहने के पक्ष में है, पर गूंगिया को यह पसंद न होगा।
पर वह अब अमर होकर तो आई नहीं। उसके बाद वे सब एकत्र होकर उसके कार्यभार को संभालेंगे। इस कठोर व्यवहारहीनता के सामने न हुलासी के क्रंदन की चली, न काका के अनुनय की। निरुपाय वे दोनों पराजित सैनिकों के समान क्लांत भाव से लौट पड़े। हुलासी की भी माता ने घी मिष्ठान आदि को अपने लिए भेजा हुआ उपहार मानकर रख लिया और खिलौने, नए कपड़े आदि को अपने बच्चों का प्राप्य समझ उन्हें बांट दिया। इस प्रकार हुलासी किंचन बनकर ही गुंगिया के पास लौट सका। उस बेचारी ने बालक के हाथ हृदय को अपनी ममता के लेप से अच्छा करने में कुछ नहीं उठा के रखा। इसके अतिरिक्त उसकी प्रिय वस्तुओं को एकत्र करने के लिए वह एड़ी चोटी का पसीना एक करने लगी। पर बालक के कोमल हृदय में विश्वास का जो तार टूट गया था, उसको जोड़ना सहज नहीं था। जो कुछ अप्राप्य है उसी को प्राप्त करने के लिए मनुष्य विकल होता है। इसी नियम से हुलासी का हृदय भी पिता भाई बहन के लिए रोता रहता था। गुंगिया के द्वार द्वार और धन के लिए हीन धन पिता ने उसे नहीं रखा। उसके ना रहने पर ही वे सब साथ रह सकेंगे आदि विचार भी उसके हृदय को विषाक्त करते रहते। इस तरह 2 वर्ष और बीत गए। जब हुलासी को स्वस्थ होकर गुंगिया के काम में हाथ बटाने लगा, तभी उसके परिहास प्रिय दुर्भाग्य से एक बाबा जी 2-3 शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। वे पर्यटन क्रम में वहां आए, परंतु चतुर्मास बिताने के लिए ठाकुर की अमराई में डेरा डालकर वर्षा बीतने की प्रतीक्षा करने लगे। ऐसे बाबा बैरागियों का आगमन गांव वालों के लिए महान घटना है। कोई दूध की दोहनी भेंट करता, कोई घी की हड़िया, कोई पका काशी फल उपहार में दे जाता, कोई गुड़ की भेली, कोई पुराना चावल रख जाता, तो कोई चक्की का पिसा सफेद गेहूं का आटा, कोई मालपुओं का भंडारा करने की इच्छा प्रकट करता, कोई खीर की भोज। यह सब अभ्यर्थना निस्वार्थ नहीं होती। सेवा करने वाले भक्तों में से सभी एक ना एक वरदान चाहते हैं। किसी को बुढ़ौती में पुत्र चाहिए, किसी को और अधिक धन की आवश्यकता, कोई अपने पट्टीदार को हराना चाहता है, कोई अपने सगे भाई को विरक्त करने के लिए उच्चाटन मंत्र मांगता है, कोई किसी को मोह में करने के लिए साधन का जिज्ञासु है, कोई रहन पर रखे हुए खेत को बिना रुपया चुकाए लौटाने का उपाय पूछता है, कोई बिना औषधि के ही रोग मूत्र होना चाहता है। सारांश यह है कि भक्तों में प्रायः सभी कोई न कोई उचित अनुचित अभिलाषा छिपाए हुए बाबा जी के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते। बाबा जी तो मानो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का चरितार्थ करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। तंबाकू के पिंड जैसे काले शरीर में राग का अंगराग लगाए, नकली जटाजूट का मुकुट धारण किए और चिमटे का राजदंड थामे एक कुशासन पर आसीन होकर इन याचकों के दरबार का संचालन करते। उनके दान की प्रणाली कम रहस्यपूर्ण नहीं थी। किसी याचक की ओर प्रसन्न मुद्रा से देख भर लेते, किसी को हाथ से संकेत कर आश्वासन का अनुग्रह करते, किसी के प्रति चिमटा खनकाकर संतोष व्यक्त करते, किसी को धुनी से चुटकी भर विभूति दे संतुष्ट कर देते। जिसकी याचना की और उनकी लेस मात्र भी उपेक्षा देखी जाती, वह दुगने उत्साह से उनकी सेवा में लग जाता। स्त्री याचकों के प्रति उनकी कृपा स्वाभाविक रहती। कोई ग्राम बधू जब अपने पति की अवज्ञा या अपनी संतानहीनता की दुख गाथा सुनाती, तब उनकी गांजे के नशे से अरुण आंखें और अधिक अरुणा जाती। 3-4 किशोर से उनकी सेवा में दिन रात रहते। उनमें से कोई कौपीनधारी था, कोई अंगोछा लपेटे घूमता, कोई मुंडित सिर था, किसी की नकली नई जटा सिर से खिसक खिसक जाती, कोई उनके लिए प्रसाद लाते लाते बीच में थोड़ा चख लेता, कोई चिलम भरते भरते एकदम लगाए बिना न रहता। बाबा जी की मुख मुद्रा, व्यवहार, कथोपकथन आदि से बहुत कुछ जान लेने की शक्ति रखते थे। हुलासी के संबंध में कितना जान चुके थे ये कहना कठिन है, पर एक दिन उसे प्रथम बार देखने का अभिनय करके वे बोल उठे, आहा, तू तो बड़ा सिद्ध पुरुष होने वाला है बच्चा। तेरा ललाट तो दगदगा रहा है, पर तेरे मन में जरा पास आ, तेरी भाग्य रेखा तो देख लूं। अजगर की सांस जैसा उसका आहार बनने योग्य जीव जंतु को खींच लाता है, वैसे ही बाबा जी की दृष्टि हुलासी को निकट खींच लाई। फिर इस आकर्षण से वह कभी मुक्त न हो सका। गुंगिया ने भी बाबा जी के पास तिल, गुड़, तेल आदि की सौगात भेजी थी, परंतु उनसे कुछ पूछने के लिए न उसके पास वाणी थी न इच्छा। हुला जब वह दिन रात पड़ा रहने लगा तो उसे चिंता हुई। एक दिन वह बाबा जी के सामने उसका हाथ पकड़कर घसीट लाई, पर दूसरे दिन वह उसकी आज्ञा की उपेक्षा करके फिर वहीं जा पहुंचा। कोई उपाय न रहने पर उसने बाबा जी के सामने आंचल फैलाकर अपने एकमात्र बालक की भिक्षा मांगी। बाबा जी चाहे करुणार्थ हो गए हो, चाहे उन्होंने परिहास किया हो, पर यह सत्य है कि उन्होंने हुलासी को घर जाने और वहां कभी न आने की आज्ञा देकर निस्वार्थ लिया।
हुलासी तब से वहां नहीं देखा गया। चतुर्मासा पूरा होने के कुछ दिन शेष रहते ही एक दिन सवेरे गांव वालों ने अमराई को सूना देखा। बाबा जी संभवतः रात में ही चले गए। उनके जाने का समाचार सुनकर और हुलासी को बिछौने को खाली देख गुंगिया ने अपना कपार पीट लिया। गांव में कहीं उसे न पाकर वह कई मील तक रोती बिलखती दौड़ी चली गई, पर बाबा जी का कोई चिन्ह नहीं मिला। कुछ दिन बाद पता चला कि उसी रात एक ऐसी साधु मंडली 4-5 मील दूरस्थ रेलवे स्टेशन पर सवार होकर चली गई है। इससे अधिक समाचार न संभव हो सका। गुंगिया का दुख भी गांव वालों के कौतुक का कारण बना। कोई चिढ़ाता, बाबा जी आया गुंगिया, कोई परिहास करता, हुलासी का तार आया गुंगिया, कोई व्यंग करता, और दूसरे का बेटा लेकर लड़के वाली बन। पर गुंगिया हुलासी की प्रतीक्षा के अतिरिक्त और कुछ न जानती थी, न समझती थी। वह गांव के लड़कों में ना जाने क्या खोजती रहती थी। नया खिलौना देखते ही खरीद लाती और लाल पिटारी में संभाल कर रख देती। नया कपड़ा देखते ही हुलासी के नाप का कुर्ता सिलवा लेती और तय करके अपने काट के संदूक में रख देती। हुलासी को अच्छी लगने वाली मिठाइयाँ देखते ही मोल ले लेती और सीके आले पर रख आती। कभी कभी रात को सन्नाटे में द्वार खोलकर किसी के आने की आहट सुनती। उसे पूर्ण विश्वास था कि हुलासी निश्चय ही एक दिन उसके पास आएगा, पर वह नहीं लौटा तो नहीं लौटा। मैंने जब गुंगिया को देखा तो यह घटना 12-13 वर्ष पुरानी हो चुकी थी। हुलासी को उसकी गूंगी मौसी के अतिरिक्त सारा गांव भूल चुका था। अचानक कई वर्षों के उपरांत लौटे हुए एक व्यक्ति ने बताया कि हुलासी कलकत्ते में एक सेठ का दरबान हो गया है। उसने विवाह कर गृहस्थी बसा ली है और उसके कई बच्चे हैं। इस समाचार में कितना सत्यकांश था यह तो कहने वाला ही जाने, पर गांव वालों को तो यह दंत कथा भी गुंगिया को चिढ़ाने के लिए मिली। अब हुलासी बड़ा आदमी हो गया है, वह गुंगिया को शहर दिखाएगा, मोटर में घुमाएगा आदि कहकर वे परिहास करने लगे। पर गुंगिया के लिए परिहास ही सत्य था। भागकर कभी माँ की खोज खबर तक न लेने वाले बेटे पर क्रोधित होना तो दूर, वह उसके प्रति और भी अधिक ममतामयी हो बैठी। उसका लड़का ना जाने कितने कष्टों से दिनों दिन बिताता होगा। उसने परदेश में कितने उसकी भूख प्यास की चिंता की होगी, जिसने उसके कपड़ों का ध्यान रखा होगा। उन बैरागियों की टोली ने अवश्य उसे घुग्घू का मांस खिलाकर घुग्घू बना दिया। जब उसे घर की सुधि आई होगी तब लौटने के लिए रुपया पैसा ही ना रहा होगा। अब अवसर मिलते ही वह भला आदमी बन गया। गुंगिया अम्मा जीती है, इसे वह कैसे जान सकता है। गांव में किसी को लिखने के लिए उसने लाज लगती होगी, फिर इतने वर्षों के उपरांत कौन उसे पहचानेगा। यह सोचकर उसने ना लिखा होगा, पर गुंगिया अम्मा तो इसे पत्र लिखना चाहती है। उसका समाचार पाते ही वह दौड़ा चलाएगा। बहू भी आएगी, बच्चे भी क्या दादी को देखने के लिए हट नहीं करेंगे। इस प्रकार के विचारों में डूबती उतराती गुंगिया एक दिन पत्र लिखाने की इच्छा कर बैठी, पर उसका पत्र लिखना सहज नहीं था। सिद्ध श्री सर्वोपमा योग्य श्री हुलासी तेली को उसकी गुंगिया अम्मा को आशीष पहुँचे। लिखने की बात गाड़ी रुक गई। तुमने भागकर बहुत बुरा किया, क्या यह लिखूं? पूछने पर गुंगिया ने तर्जनी दिखाकर मना किया। तुमने जो कुछ किया अच्छा किया, क्या यह लिख दूं? पूछने पर गुंगिया ने सिर हिलाकर अस्वीकृति प्रकट की। तुम्हारी गुंगिया अम्मा 12 बरस से तुम्हारी राह देख रही है, क्या यह लिखना चाहिए? पूछने पर गुंगिया की अनुकूल सम्मति प्राप्त हुई। बस इसी प्रकार नौसिखिए कवि के समान वाक्य जोड़ जोड़ कर तोड़ तोड़ कर मैंने पत्र लिख दिया। पता किसी को ज्ञात नहीं था। इसी से श्री हुलासी दीन तेली कलकत्ता लिखकर गुंगिया से पिंड छुड़ाया। चिट्ठी वह स्वयं डाल आई, पर इतने से ही मुझे छुट्टी न मिली, क्योंकि गुंगिया जहाँ तहाँ मुझे घेर कर उस डेड लेटर ऑफिस में खोए हुए पत्र के उत्तर के संबंध में अनेक संकेतात्मक प्रश्न करने लगी। मेरी एक सहपाठिनी उन्हीं दिनों कलकत्ते में रहकर डॉक्टर यूनान से अपनी चिकित्सा करा रही थी। उन्हीं को मैंने गुंगिया की कथा लिखकर हुलासी को खोजने का काम सौंपा। 1 सप्ताह बाद उनका जो उत्तर मिला वह व्याज निंदा से भरा हुआ था। बिना पता ठिकाना बताए उस जन समुद्र में हुलासी जैसे अकिंचन व्यक्ति को खोज लेने की मैंने जो कल्पना की है वह मेरी अगाध नासमझी का परिचय देती है। ऐसा व्यवहार ज्ञान शून्य व्यक्ति लोक समस्या में अपने आप को ना उलझाकर ही सुखी रह सकता है। हुलासी को मेरे स्थान में यह उपदेश सुनाकर मेरा मन खींच उठे तो आश्चर्य नहीं।
कुछ दिन और बीत गए। इसी बीच गुंगिया बीमार पड़ गई। उसे कई महीनों से जीर्ण ज्वर आ रहा था, जिसकी परिणति क्षय में हो गई। अब वह खटिया लग गई। तभी उसने काम बंद कर दिया। ज्यों ज्यों खांसी और कफ का कष्ट बढ़ता गया, त्यों त्यों आने जाने वालों की संख्या घटती गई। एक दूर का संबंधी गुंगिया के बैल कुल्लू आदि का प्रबंध करता था। उसकी कन्या रोगिणी की थोड़ी बहुत सेवा टहल कर जाती थी। जब कभी मैं गुंगिया को देखने पहुंच जाती तो अपनी थकावट की चिंता न करके विविध संकेतों और चेष्टाओं द्वारा हुलासी के पत्र की बात पूछती। इन्हीं दिनों सहपाठिनी का पत्र है। उन्होंने लिखा कि हरभजन नामक नए नौकर को हुलासी की खोज निकालने का काम सौंपा गया है। हुलासी का तो अब तक पता न चल सका, पर गुंगिया के संबंध में सब जानकर हरभजन बहुत दुखी हुआ। उसका घर भी उसी और किसी गांव में है और वह भी 10-12 वर्ष पहले ही अपनी माँ को बिना बताए भाग आया था। अब उसकी माँ मर चुकी है, पर गुंगिया को सुख पहुंचाकर वह अपनी माँ की आत्मा को संतोष दे सकेगा, ऐसा उसका विश्वास है। तीसरा दर्जा पास होने के गर्व में वह स्वयं उल्टा सीधा पत्र लिख रहा है। गुंगिया को वह कुछ रुपया भी भेजना चाहता है। उसकी ओर से मालकिन ही भेज दे, यह प्रस्ताव उसे पसंद नहीं, क्योंकि वह अपने पसीने की कमाई से देना उचित समझता है। सत्यवादी बने रहने के प्रयास में उसकी मरणासन माँ की क्षणिक संतोष न नष्ट करूंगी, ऐसी उन्हें आशा है। एक सप्ताह के उपरांत हरभजन का पत्र और उसके भेजे 10 रुपये भी मिल गए। कलकत्ते से समाचार आया सुनकर ही गुंगिया ने भेजने वाले को हुलासी समझ लिया। इसी से उससे न सत्य कहने की आवश्यकता हुई, न असत्य कहने की। हरभजन के पत्र से भी न भेजने वाले का पता चल पाता था और न ही किसी प्रमाण का। कोई ग्रामीण पुत्र अपनी माँ को जो कुछ लिखना चाहता है वही उसने लिखा। मैया, हम जन्म जन्म सेवा करके तुमसे उऋण नहीं हो सके। तुम तो हमार लिखे विधना हो। हमार माई बैराग बौराए गई नहीं तो हमार मत बौराए गई नहीं तो हम तुम्हार रस महतारी छोड़ के कैसे परदेश में काहे भटकी। अब हम तुम्हारे चरणन में आओ जरूर। छुट्टी मिले भर की देरी समझो। तुम कौन प्रकार की चिंता न करो। तुम्हार आशीर्वाद हमरे ऊपर छत्तर जस छावा रहे। हम कब्बो विपदा में न पड़ब। तुम्हार बहुरिया और पोता पाल आंगन भेजत है। गुंगिया ने उस मैले फटे कागज के टुकड़े को अस्थि शेष उंगलियों में दबाकर पंजर जैसे हृदय पर रख आंख मूंद ली, पर झुर्रियों में सिमटी हुई पलकों के कोनों से बहने वाली आंसू की पतली धार उसके कानों तक छूकर बैल से चीकर तकियों को धोने लगी। इसके 1 मास बाद वह हुलासी के खिलौने की भरी पिटारी और कपड़ों से भरे बक्से के बीच में मरी पाई गई। रुपए उसके तकिए के नीचे ज्यों के त्यों धरे मिले। हरभजन के संबंध में और अधिक जानने का मैंने प्रयत्न किया, पर वह मालकिन के साथ इस ओर लौटा नहीं और वहां उसे खोजना हुलासी को खोजने के समान ही असंभव था। जीवन में मैंने जितने विचित्र व्यक्ति और जैसे रहस्यमय इतिवृत्त देखे सुने हैं, उनके सामने कल्पना के सभी निर्माण फीके पड़ जाते हैं, पर गुंगिया मेरे हृदय में जो करुणा विस्मय जगा सकती थी वह फिर नहीं जगा। मेरा पत्र लेखन क्रम नहीं टूटा। तब मैं अपने विनोद के लिए दूसरों की जीवन कथा लिखती थी और अब दूसरों के दुख पढ़ती हूँ, गुंगिया जैसे व्यक्तित्व को खोजने के लिए। पर संसार में अज्ञान की जितनी आवृत्तियाँ होती हैं उतनी ज्ञान की नहीं। इसी से जीवन रहस्य की झलक देने वाले क्षणों का प्रत्यावर्जन भी सहज नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ वह वात्सल्य की अवाक पर चिर स्पंदनशील प्रतिमा क्या मेरी स्मृति में अकेली रहेगी। तो इस प्रकार आपने सुना महादेवी वर्मा जी के स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र संग्रह का अंतिम और मार्मिक रेखा चित्र गुंगिया, जो एक गूंगी लड़की के जीवन की कथा व्यथा कहता हुआ रेखा चित्र है और इसको पढ़कर आंखें स्वयं ही छलक जाती हैं। आशा है आपको यह पसंद आएगा, तो अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य ही आप अपने विचार प्रेषित करें। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे किसी नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।